Hello students, today we will discuss the second application of Biot-Savart's law, which is magnetic field due to a current carrying straight conductor. Okay student, this is the straight conductor और हमें calculate करना है magnetic field due to that straight conductor. Now let's suppose this is a straight conductor and its name is XY. Now we have to calculate the magnetic field at any point P, and the point is, suppose it is here. This is the point at which we have to calculate the magnetic field, and this point is at a perpendicular distance small a from the current carrying straight conductor, and this is the perpendicular distance of the given point from the straight conductor A, and this point is P, and this is the direction of current in the straight conductor. We have to calculate the magnetic field at the given point P, this one. So student, हमें सबसे पहले हमने Biot-Savart's law में एक फॉर्मूला समझा जिसमें हमने पता लगाया कि जो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी हो सकती है, और हमने एक फॉर्मूला बनाया dB विच इज़ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर. dB म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर. हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए. स्टूडेंट, इस फॉर्मूला में अगर हम ध्यान से देखें और इस डायग्राम को देखें, इसमें स्ट्रेट कंडक्टर है और डी एल लेंथ किसी एलिमेंट की लेंथ है. आई करंट है यहाँ पर, बट डी एल साइन थीटा और आर आपको नज़र नहीं आ रहे. तो स्टूडेंट, हमें इस फॉर्मूला में से डी एल साइन थीटा और आर स्क्वायर को हटाना होगा. अगर हम इसे हटा देते हैं इस फॉर्मूला से तो हमारा रिजल्ट जो है वो तैयार हो जाएगा. सो स्टूडेंट, हमें पहले क्या करना होगा, इन्हें हटाने के लिए पहले डायग्राम में ये सभी चीज़ें दिखानी होगी. हमने एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करना होगा कंडक्टर में ए बी. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखो, किसी भी बिल्डिंग की जैसे हाइट पता करते हैं तो हम वो एंगल देख लेते हैं कि वो कितना एंगल हाईएस्ट पॉइंट बना रहा है. तो हम एंगल और डिस्टेंस फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग हम कैलकुलेट कर सकते हैं उस बिल्डिंग की हाइट कितनी है. तो इसी मेथड को यहाँ पे अप्लाई करके मैं इस एंगल को φ1 नाम दे रहा हूँ, जिससे मैं इसकी हाइट की लिमिट को कंसीडर कर सकता हूँ. इसी तरह मैं नीचे भी एक लाइन ले रहा हूँ, तो मैं एक एंगल कैलकुलेट कर लेता हूँ. लेट्स सपोज दिस एंगल इज़ φ2, माइनस के φ2 से ले लेते हैं क्योंकि ये जो रेफरेंस लाइन है उससे नीचे है. तो इससे हमें कंडक्टर की हाइट का अंदाज़ा हो जाएगा. तो सबसे पहले आप फॉर्मूला के अकॉर्डिंग डी एल साइन थीटा कहाँ से दिखा सकते हैं. आप यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट कट कर लो, ए बी. तो हम इसे नाम दे रहे हैं एलिमेंट ए बी, और जिसकी लेंथ है डी एल लेंथ है. सो स्टूडेंट, अगर मैं इसे पी पॉइंट से मिला रहा हूँ, अगर मैं इसे मिला देता हूँ पी पॉइंट से, दिस वन, दोनों पॉइंट को पी पॉइंट से मिला देता हूँ, ए को भी और बी को भी. सो स्टूडेंट, जो ये φ1 वैल्यू आई है ये कभी न कभी फाई वैल्यू थी. तो मैं इन एंगल्स को दिखा रहा हूँ. इस एंगल को मैं फाई कंसीडर कर रहा हूँ, फाई, और ये जो फाई है आगे चलकर φ1 होना है. तो ये बीच में क्या है, ये छोटा सा एंगल, इसे मैं डी फाई कंसीडर कर रहा हूँ. ओके स्टूडेंट, दिस वन इज डी फाई स्मॉल एंगल. नाउ अब हमें क्या करना है, क्योंकि जो एलिमेंट है अब उसके अंदर डी एल साइन थीटा लिखा हुआ है, तो मुझे थीटा भी चाहिए. इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ बी पी पर, एक परपेंडिकुलर जिसका नाम है ए एन. मैं इस एंगल को थीटा कंसीडर कर रहा हूँ, और जो परपेंडिकुलर की मैं बात कर रहा हूँ इसको मैं एन नाम दे रहा हूँ, ए एन. तो स्टूडेंट, यहाँ से मैं इस थीटा की वैल्यू ले सकता हूँ, डेट इज़ मैं साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ. ओके स्टूडेंट, सो दिस इज़ द कंसेप्ट. अब यहाँ से जो ए और पी के बीच का डिस्टेंस है, क्योंकि जो एलिमेंट का डिस्टेंस हम आर से डिनोट करते हैं हर बार, तो उसे मैं आर से डिनोट कर रहा हूँ. सो दिस इज़ द कंसेप्ट. तो हमने सभी वैल्यूज़ दिखा दी हैं, अब हम इसे हटाना चाहते हैं. तो हमने क्या क्या कंसीडर किया, सबसे पहले नोट कर लेते हैं. लेट, सबसे पहले आई, करंट. दिस इज़ द करंट फ्लोइंग थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर. ये क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू a
स्ट्रेट कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर एक्स वाई, इसका नाम हमने रखा है एक्स वाई, एक्स वाई। एंड पॉइंट पी, पी इज द गिवन पॉइंट, हमें जहां मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, गिवन पॉइंट एट अ डिस्टेंस, गिवन पॉइंट एट अ डिस्टेंस स्मॉल ए, एट अ डिस्टेंस स्मॉल ए फ्रॉम एक्स वाई, फ्रॉम एक्स वाई। ओके, नाउ अब हमने क्या किया, सबसे पहले ए से पी का डिस्टेंस हम ले रहे हैं स्मॉल आर, लेट ए पी, सबसे पहले ए पी लिखते हैं। ए बी क्या है, ए बी तो स्मॉल एलिमेंट है, ए बी स्मॉल एलिमेंट लिख लेते हैं पहले, स्मॉल एलिमेंट एट पी, एलिमेंट ऑफ एक्स वाई ऑफ लेंथ डी एल, डी एल लेंथ का स्मॉल एलिमेंट है ए बी। तो अभी हम बात कर रहे थे ए से पी के डिस्टेंस की, ए पी विच इज आर, तो ए पी विच इज स्मॉल आर। साथ ही साथ हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ए एन परपेंडिकुलर बी पी, परपेंडिकुलर बी पी। ओके, नाउ we have to calculate the magnetic field at point P. Now the magnetic field at P due to dl, और हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, बायट-सैवर्ट्स लॉ, एक छोटे एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने वाले हैं ये फॉर्मूला यूज करके। सो we can write dB mu naught upon 4 pi I dl sin theta upon r square. So dB using Biot-Savart's law, using Biot-Savart's law, Biot-Savart's law, dB mu naught upon 4 pi I dl sin theta upon r square. दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो स्टूडेंट, मैंने बोला कि यहाँ से हमें डी एल साइन थीटा और आर स्क्वायर को हटाना है। अब हमारे पास डायग्राम में सभी वैल्यूज़ गिवन है, डी एल भी है, साइन थीटा भी है, थीटा भी है जिससे हम साइन थीटा बना सकते हैं, और आर स्क्वायर भी है। तो कैसे कैलकुलेट करें, तो हम एक ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं ए एन बी। ट्रायंगल ए एन बी से ये कैलकुलेशन करके दिखाएंगे कि किस तरह से मैं साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ। सो यू कैन राइट नाउ फ्रॉम ट्रायंगल ए एन बी। सो स्टूडेंट, साइन थीटा की वैल्यू हमें चाहिए। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। So you can write sin theta परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, ए एन, यहाँ पर ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, तो आप लिख सकते हो ए एन डिवाइड बाय ए बी, ए एन डिवाइड बाय ए बी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और साइन थीटा ए एन अपॉन ए बी की वैल्यू है डी एल, तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई से ए एन इज इक्वल टू डी एल साइन थीटा लिख सकते हो, ए एन विच इज इक्वल टू डी एल साइन थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड, इसे आप इक्वेशन नंबर सेकंड कंसीडर कर सकते हो। स्टूडेंट, डी एल साइन थीटा को अब आप हटा सकते हो और इसकी जगह लगा सकते हो ए एन। बट अगर डायग्राम को देखा जाए तो ए एन की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो हमें किसी तरह से ए एन की एक वैल्यू और निकालनी होगी। तो इसके लिए एक नया कंसेप्ट हम अप्लाई करेंगे। तो किस तरह से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले जहाँ ए एन है इस पोर्शन को यहाँ दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूँ। तो मैं इस पोर्शन को दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ, दिस वन, तो यहाँ से हम ड्रॉ कर देते हैं। एंड दिस इज ए एन, ये हमारे पास लेंथ है ए एन, ये पॉइंट P है और ये N है।
और ये एंगल हमने यहाँ पर डी फाई कंसीडर किया हुआ है और ये जो डिस्टेंस है ये हमने आर कंसीडर किया है। अगर आप मैच करके देखते हो दोनों डायग्राम सेम है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये मैंने अलग से ड्रॉ कर लिया है। तो मैं एक फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ एंगल। आपको पता है एंगल आर्क अपॉन रेडियस होता है, तो आप लिख सकते हो कि जो एंगल है एंगल वो है आर्क अपॉन रेडियस। और इस डायग्राम में एंगल कितना है, एंगल है डी फाई, यहाँ पर एंगल है डी फाई, दिस वन। तो डी फाई इज इक्वल टू आर्क है ए एन इज आर्क और डिवाइडेड बाय रेडियस कितनी है आर, दिस वन। तो यहाँ से हमारे पास ए एन की वैल्यू आ जाती है ए एन विच इज आर डी फाई। दिस इज इक्वेशन नंबर 3rd। सो स्टूडेंट आपको डी एल साइन थीटा को हटाना है। डी एल साइन थीटा जो है, अगर डी बी निकालना चाहते हो तो डी एल साइन थीटा हटाना है और डी एल साइन थीटा होता है ए एन के बराबर और जो ए एन है वो है आर डी फाई के बराबर। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो डी एल साइन थीटा की जगह आर डी फाई लिख सकते हो। सो वी कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन 1st, 2nd एंड 3rd। हम इस फॉर्मूला को दोबारा लिखने वाले हैं फ्रॉम इक्वेशन, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1st, 2nd and 3rd, dB mu naught upon 4 pi I, और हमने लिखा डी एल साइन थीटा की जगह क्या लिखना है ए एन और ए एन की जगह आर डी फाई और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सो स्टूडेंट एक आर से एक आर कैंसिल किया जा सकता है, तो हम एक आर से एक आर कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ से एक आर से एक आर कैंसिल हो जाता है। तो फाइनल रिजल्ट क्या बचा हमारे पास, और डी बी विच इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई हम लिखना भूल गए हैं, आई ऊपर भी लगाना है, आई बाय आर डी फाई। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4th। स्टूडेंट हमने बोला था हम आर को भी हटाना चाहते हैं, तो ये जो आर है ये भी हमारे पास एक्स्ट्रा है। तो अब हमें यहाँ से आर की वैल्यू फाइंड करनी होगी और इसे हटाना होगा। सो स्टूडेंट इसके लिए हम एक नई ट्रायंगल यूज़ करेंगे। अब डायग्राम के अकॉर्डिंग सबसे पहले देखते हैं आर कहाँ हमें मिल सकता है। तो अगर डायग्राम को देखें इसमें ट्रायंगल ए, ये इस पॉइंट को एक नाम देते हैं, इस पॉइंट को लेट अस कंसीडर कर लेते हैं एम, इसे हम एम कंसीडर कर लेते हैं। सो यहाँ ट्रायंगल में अगर ध्यान से देखें ट्रायंगल को ए पी एम, ये आर है, ये ए है और ये फाई है। तो स्टूडेंट यहाँ पर बेस है, हाइपोटेन्यूस है और फाई है। तो यहाँ से आप बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस से कोस फाई निकाल सकते हो और वहाँ से हम आर की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। सो यू कैन राइट फ्रॉम ट्रायंगल ए एम पी, फ्रॉम ट्रायंगल ए एम पी कोस फाई विच इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस दैट इज ए बाय आर, और हमें तो आर की वैल्यू चाहिए ए अपॉन कोस फाई। सो स्टूडेंट इस आर की वैल्यू अगर हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट करें तो हमें फाइनल रिजल्ट मिल सकता है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4th पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर डी बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर की वैल्यू है ए अपॉन कोस फाई इंटू डी फाई। तो स्टूडेंट ये एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमने फाइंड कर लिया, बट हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं, उसके लिए हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेशन विद इन द प्रॉपर लिमिट। तो प्रॉपर लिमिट में हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं। सो नाउ यू कैन राइट द टोटल मैग्नेटिक फील्ड। नाउ total magnetic field at P, total magnetic field at P by integration. Okay, now इंटीग्रेशन से हम कैसे सॉल्व करेंगे, B टोटल आंसर आएगा B विच इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय ए
इंटीग्रेशन कोस फाई डी फाई, इसका इंटीग्रेशन करना है और लिमिट फाई की रहेगी। फाई की मिनिमम वैल्यू है माइनस के फाई, दिस वन, और मैक्सिमम वैल्यू है प्लस के फाई वन, माइनस के फाई टू प्लस के फाई वन। तो पुटिंग द वैल्यूज माइनस फाई टू प्लस के फाई वन, दिस वन। सो बाय इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय ए, और कोस का इंटीग्रेशन है साइन फाई, पॉजिटिव के साइन, साइन फाई, पुटिंग द लिमिट माइनस फाई टू प्लस फाई वन, इसको इंटीग्रेट करें बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो एक बार अपर लिमिट फाई वन, एक बार लोअर लिमिट माइनस फाई टू, साइन फाई वन माइनस साइन माइनस फाई टू। स्टूडेंट ये माइनस फाई टू जो है यह है 0 माइनस फाई टू। अगर आप क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग समझना चाहे हैं तो हम लिख सकते हैं 0 माइनस थीटा, जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होगी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज के अकॉर्डिंग। तो आप इसका आंसर लिखेंगे साइन 0 माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, बी इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय ए साइन फाई वन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के एक माइनस बाहर आ जाएगा, साइन फाई टू, साइन फाई टू। So student, this is our final result of magnetic field due to a current carrying straight conductor. Current carrying straight conductor. This is our final result. Current carrying straight conductor. अब बात करेंगे इनकी स्पेशल केसेस की। अब स्पेशल केसेस क्या बनते हैं? Now the special case, and first special case is when the conductor xy is of infinite length. When conductor xy is of infinite length, conductor जो है infinite length का है, and the point P lies near the center of the conductor, and point P lies near the center of the conductor. Now student, what is the meaning that the point lies near the center of the conductor? स्टूडेंट, पहली बात तो ये है कि जो कंडक्टर है वो इनफाइनाइट लेंथ का है, और दूसरी बात ये है जो हम पॉइंट कंसीडर करने वाले हैं P, वो कहीं ना कहीं कंडक्टर के सेंटर के आसपास होना चाहिए। तो किस तरह से इनफाइनाइट लेंथ और सेंटर की बात कर सकते हैं? सपोज दिस इज़ अ स्ट्रेट कंडक्टर, और जो पॉइंट है वो बिल्कुल सेंटर के अलोंग होगा। हमने पिछली बार पॉइंट बनाया थोड़ा नीचे, अब ये सेंटर पे है, और ये एंगल हम माना करते थे जो फाई वन और फाई टू है। अगर ये कंडक्टर इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट का मतलब है जैसे एंगल फाई वन है, फाई टू है, माइनस के फाई टू हम बाद में इसको कर सकते हैं। जैसे कंडक्टर की लेंथ बढ़ती है तो ये जो फाई वन की वैल्यू है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। अगर आप देख पाओ तो डेट इंक्रीज करते जा रहे हैं, मगर अगर ये इनफाइनाइट कंडक्टर होगा तो ये एंगल इंक्रीज होते 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 बिल्कुल सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हो जाएगा। डेट एक स्ट्रेट लाइन ही इनफाइनाइट कंडक्टर के एंड पॉइंट पर जाकर मिलेगी। तो आप यहाँ से समझोगे जो फाई वन है और ये जो फाई टू है, इसी तरह नीचे भी ऐसे होगा, ये कितने हो गए हैं? ये हो गए हैं 90 डिग्री के। तो यहाँ पे फाई टू भी कितना हो गया है? 90 डिग्री का। सो स्टूडेंट, आपको ये याद रखना है जब इनफाइनाइट कंडक्टर की बात हो तो जो फाई वन और फाई टू है और जो पॉइंट P है वो सेंटर पे हो, तो फाई वन फाई टू 90 डिग्री के हो जाएंगे। ये आपको याद रखना है। इमेजिन करना है कि जो कंडक्टर है वो इनफाइनाइट बढ़ता चला जाएगा और उसके पॉइंट को मिलाने के लिए आपको स्ट्रेट लाइन लगानी पड़ेगी। सो दोनों के दोनों एंगल आप नियरली इक्वल टू 90 डिग्री लिख सकते हो। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग B इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I by A साइन 90 प्लस साइन 90। यू नो साइन 90 इज 1, तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा? साइन 90 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
आई बाय ए साइन 91 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 यहाँ पर हो गए 2, सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय ए 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, तो b, तो आपका फाइनल रिजल्ट बचा, हेंस b इज इक्वल म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एंड a, 2 पाई a, हेंस magnetic field B is mu naught I upon 2 pi. This is the final result and it is very very important. आप कई जगह इस फॉर्मूला को यूज करने वाले हो, so it is very important. Now बात करते हैं डायरेक्शन की. स्टूडेंट, ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो करंट की भी एक डायरेक्शन होगी. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो स्ट्रेट कंडक्टर है, राइट हैंड थंब रूल अगर अप्लाई करें तो थंब करंट की डायरेक्शन बताएगा, और जो फिंगर्स हैं वो कर्ल करके घूमकर इस पॉइंट से अंदर की तरफ जाती हुई नजर आएंगे. डेट इज जो सर्कल है वो इस पॉइंट से अंदर की तरफ जाता हुआ नजर आएगा. क्योंकि इनवर्ड है तो इसमें मैंने क्रॉस लगा दिया, तो आप लिख सकते हो जो डायरेक्शन है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर and inwards. Okay student, so this is the direction. अब बात करते हैं सेकंड स्पेशल केस की. अब की बार पॉइंट कहाँ हो सकता है? जैसे मैंने कहा कि अभी तो कंडक्टर के सेंटर के अलाइन में है, तो ये पॉइंट भी किसी एक एंड पर भी हो सकता है, किसी एक एंड के नज़दीक भी हो सकता है. सेकंड इज व्हेन द कंडक्टर एक्स वाई इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ और पॉइंट P इज नियर द एनी वन ऑफ द एंड, चाहे वो इस एंड की बात करो या इस एंड की बात करो, तो यहाँ पर होगा. तो इस स्ट्रेट कंडक्टर के, इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर, किसी एक एंड के पास वो पॉइंट है और दूसरा जो एंड है वो इनफाइनाइट दूर जाकर मिलेगा. तो व्हेन द कंडक्टर एक्स वाई इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, but point P lies near the end y or x. ओके स्टूडेंट, सो समझते हैं ये पॉइंट में अगर किसी एक एंड के नज़दीक ले आऊँ, यहाँ ले आऊँ, तो एक एंगल तो आपको पता है वो तो 90 रहेगा क्योंकि इनफाइनाइट, मगर φ2 कहाँ गया? φ2 तो मर्ज हो गया, φ2 तो इनके मिलाने वाली लाइन में ही मर्ज हो गया, क्योंकि φ2 को आप किसी एंगल पर दिखाते थे, तो वो अगर इसमें मर्ज हो गया तो हो गया 0 डिग्री. आप इसे क्या लिखोगे? 0 डिग्री. दिस इज 0 डिग्री. और φ1 कहाँ गया? क्योंकि φ1 क्योंकि इनफाइनाइट पे जाके मिलना है तो ये एंगल होना चाहिए 90 डिग्री. सो स्टूडेंट, आपका φ1 और φ2 मैं एक बार डायग्राम को बनाकर आपको अच्छी तरह समझा रहा हूँ. सपोज दिस इज द स्ट्रेट कंडक्टर. ओके, दिस इज अ स्ट्रेट कंडक्टर एक्स वाई, और जो पॉइंट है वो एक एंड के नज़दीक है. तो पहले आप फाई को दिखाया करते थे इस तरह से कहीं पर, बट ये जो लाइन है ये मर्ज हो गई है इस वाली लाइन में. तो जब ये मर्ज हो गई तो φ2 कहाँ गया? खत्म हो गया. डेट इज φ2 कितना हो गया? 0 डिग्री. और y वाले पॉइंट को मिलाने के लिए आपको एक स्ट्रेट लाइन लगानी पड़ेगी जो कि इनफाइनाइट पे जाके मिलेगी, तो ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री. सो स्टूडेंट, एक एंगल φ1 तो हो गया 90 डिग्री और φ2 हो गया 0 डिग्री. देन φ1 90 डिग्री एंड φ2 0 डिग्री. सो स्टूडेंट, आपका फॉर्मूला बना b म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए. ये फॉर्मूला नहीं, ये फॉर्मूला साइन φ1 प्लस साइन φ2 स्ट्रेट कंडक्टर के लिए. b म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय ए. तो φ1 की वैल्यू कितनी? 90 डिग्री और φ2 की वैल्यू कितनी? 0 डिग्री. साइन 0 0 होता है तो साइन 91 है, तो आपका फाइनल रिजल्ट बचा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए. So this is our final result. Okay student.
सो ये हमारे स्पेशल केसेस हैं, यहाँ से हमसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और दिस इज आवर टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द कंसेप्ट। थैंक यू वेरी मच।